हेलो बच्चों, अपन वापस आ गए एक नए टॉपिक के साथ। देखो, अपन ने अभी तक नेचुरल रबर कर दिया है। क्या कर दिया अपन ने? नेचुरल रबर अपन ने पूरा कर दिया है। अभी अपन पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक रबर के बारे में बातें, है ना। नेचुरल रबर के साथ साथ अपन ने नेचुरल रबर का वल्केनाइजेशन भी कर दिया है। अब सिंथेटिक रबर कंप्लीटली इंसानों द्वारा बनाया गया है। इसमें कोई भी नेचुरल कोई रोल नहीं है। जैसे कि नेचुरल रबर तो लेटेक्स से बनता है ना, पर ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसका अपन को फॉर्मेशन याद रखना है, सारी चीजें अपन को याद रखनी है। तो बात करते हैं अभी सिंथेटिक रबर की। तो सिंथेटिक रबर होता है वो वल्केनाइबल रबर के जैसा ही होता है। तो सिंथेटिक रबर इज एनी वल्केनाइबल रबर लाइक पॉलीमर होता है, ठीक है ना। ये कैपेबल होता है अपनी लेंथ से 2 गुना तक स्ट्रेच होने के लिए, है ना। तो सिंथेटिक रबर होता है वो अपनी लेंथ के 2 गुना तक स्ट्रेच हो सकता है ना। विच इज ए कैपेबल टू गेटिंग स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ, है ना। तो अपनी लेंथ के ये 2 गुना तक ये फैल सकता है। और वास्तव में जो सिंथेटिक रबर होते हैं वो होते हैं आइदर होमोपोलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव्स। 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव क्यों बोला जाता है बताऊंगा तुमको। ये होमोपोलीमर हो सकता है या फिर क्या कोपोलीमर हो सकता है 1,3-ब्यूटाडाइन का, ठीक है ना। तो अब सुनना अच्छे से, कोपोलीमर तो हो गए 2 अलग अलग मॉलिक्यूल से बनेंगे और होमोपोलीमर होंगे एक ही मॉलिक्यूल से बनेंगे। तो यहाँ पर लिख रखा है होमोपोलीमर 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव। अब बात करते हैं सिंथेटिक रबर के प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर, उसमें पहला सिंथेटिक रबर आता है नियोप्रीन। क्या बोला जाता है बच्चों? नियोप्रीन। नियो मतलब होता है नया, है ना। तो एक होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन होता है पुराना, ठीक है ना। आइसो मतलब होता है तो वर्ड, है ना। तो आइसो के बाद में ये पहला रबर था जो सबसे पहले बना था, इसलिए बोला जाता है नियोप्रीन, है ना। ऐसा रबर जो जिसकी देखो ये है नियोप्रीन, है ना। पॉलीमर का नाम तो नियोप्रीन है, पर मोनोमर साइट का नाम होता है क्लोरोप्रीन। क्या होता है? क्लोरोप्रीन। तो यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन दिख रहा है तुमको, ये इतना 1,3-ब्यूटाडाइन दिख रहा है। इसके 2 नंबर पोजीशन पे, 2 नंबर कार्बन पे अगर क्लोरीन लगा होता है तो इसे बोला जाता है क्लोरोप्रीन। अगर यहाँ पर CH3 लगा होता है तो इसे बोला जाता है आइसोप्रीन, जो नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट होती है। पर यहाँ पर अगर क्लोरीन लगा पड़ा है इसलिए उसको बोलेंगे क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन क्या होता है? 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन। क्या होता है? क्लोरोप्रीन क्या होता है? 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन होता है क्लोरोप्रीन। उसके पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा बच्चों? नियोप्रीन। तुम्हें पता है ना, ये साइड वाले बॉन्ड टूटेंगे और बीच में बॉन्ड बनेगा। तो बीच में बॉन्ड बन गया, बाकी बॉन्ड ऐसे कैसे एडजस्ट हो जाएगा। नियोप्रीन बन गया बच्चों। क्या बन गया? ये नियोप्रीन बन गया, ठीक है ना। नियोप्रीन का मोनोमर यूनिट याद रखना है तुमको, क्या है? क्लोरोप्रीन, ठीक है। अब क्लोरोप्रीन बताओ, क्या ये एक ही टाइप के, सॉरी नियोप्रीन क्या केवल एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट से बना है? हाँ, तो इसमें एक ही टाइप है, इसलिए ये नियोप्रीन एग्जांपल है किसका? होमोपोलीमर का, ठीक है ना। और ये वास्तव में 1,3-ब्यूटाडाइन का डेरिवेटिव है। 1,3-ब्यूटाडाइन के ऊपर क्लोरीन लगाया हुआ है ना, इसके लिए इसको डेरिवेटिव बोला जाएगा। समझा बात क्यों? तो वास्तव में ये 1,3-ब्यूटाडाइन का डेरिवेटिव है, ठीक है ना। इसको सुपीरियरली रेजिस्टेंट रहता है किसके लिए? ये सुपीरियरली रेजिस्टेंट रहता है किसके लिए? वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल के लिए ये सुपीरियरली रेजिस्टेंट रहता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो मिनरल्स ऑयल होता है और वेजिटेबल ऑयल होता है ना, उसके लिए बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट रहता है ना। इट इज यूज टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट होता है जो एयरपोर्ट पे सामान को कन्वे करते हैं, है ना। तो कन्वेयर बेल्ट के अंदर यूज करा जाता है इसको बनाने में, है ना, नियोप्रीन का। और अपन गैस्केट्स बनाते हैं उसके लिए यूज करते हैं, है ना। होसेस बनाते हैं उसके अंदर यूज करते हैं। स्ट्रक्चर होसेस जैसा होता है ना। गैस्केट होता है 2 इंस्ट्रूमेंट को जोड़ने के लिए यूज होता है। ये गैस्केट पहले भी आया था, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी हो गई इसकी नियोप्रीन की। नियोप्रीन कहाँ यूज होता है ये पूरी बता दी तुमको मैंने, है ना। और इसका ये किस किस के लिए रेजिस्टेंट होता है? वेजिटेबल ऑयल और मिनरल ऑयल के लिए रेजिस्टेंट रहता है। और नियोप्रीन का मोनोमर यूनिट क्या रहने वाला है बच्चों? क्लोरोप्रीन रहने वाला है। अब दूसरा पढ़ने वाले हैं ब्यूना एन। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्यूना एन। ये ब्यूना है, ठीक है ना, बेना नहीं है, ब्यूना एन लिख देना, ब्यूना एन। तो ये मिस प्रिंटिंग की वजह से हो गया ब्यूना एन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्यूना एन एक कोपोलीमर होता है जिसमें 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल दोनों आपस में मिल जाएंगे। एक्रिलोनाइट्राइल की वजह से इसको बोला जाएगा ब्यूना एन। नाइट्राइल की वजह से क्या बोला जाएगा उसको? इसको ब्यूना एन, ठीक है ना। और यहीं पर अगर स्टायरीन होती तो इसे बोला जाता ब्यूना एस। क्या बोला जाता? ब्यूना एस। समझ रहे मेरी बात को? तो ब्यूना एस अपन पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, ब्यूना एस अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ब्यूना एस भी एक कोपोलीमर का एग्जांपल था। कोपोलीमर जब अपन पढ़ा था तो ब्यूना एस से ही समझा था, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी और उसका यूज सब देख लिया था।
तो यहाँ पर अपन पढ़ने वाले ब्यूना एन। ब्यूना एन में क्या होगा, 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन में तुम्हें पता है ऊपर वाला टर्मिनल वाले बॉन्ड टूटेंगे और बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये बीच में बॉन्ड बन चुका है, इधर देखो, है ना। और ये बॉन्ड टूटेगा, ये एडिटिव टाइप का कौन सा कंपाउंड होता है, एडिशन रिएक्शन से बनने वाला कंपाउंड होता है। तो ब्यूना एन, ये जो पॉलीमर बना है वो बना के देखना एक बार, कॉपी के अंदर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है एक्रिलोनाइट्राइल, 1 2 3, है ना, एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। तो एक्रिलो कार्बन होता है, 3 कार्बन को बोला जाता है एक्राइलो, ठीक है ना, नाइट्राइल कॉमन नेमिंग में। तो एक्राइलोनाइट्राइल और 1,3 ब्यूटाडाइन को कोपोलिमराइजेशन से ब्यूना एन बन गया बच्चों, है ना। ये रेजिस्टेंट रहता है ये रेजिस्टेंट रहता है, देखो नियोप्रीन रेजिस्टेंट था वेजिटेबल और मिनरल ऑयल के लिए, और ये रेजिस्टेंट रहता है बच्चों लुब्रिकेंट ऑयल के लिए, है ना, एक्शन ऑफ पेट्रोल के लिए और ऑर्गेनिक सोलवेट के लिए, है ना। इसका यूज करा जाता है ऑयल की सीलिंग के लिए और टैंक जो लीक हो रहा है ना, 2 टैंक को जोड़ना होता है उसको लिंकिंग के लिए, है ना। तो यहाँ पर तो उसके अंदर टैंक की जो लाइनिंग होती है ना, कई जगह लाइनिंग होती है, टैंक की लाइनिंग होती है लिंक करने के लिए, तो उस लाइनिंग में यूज करा जाता है ना, उस लाइनिंग के लिए यूज करा जाता है ब्यूना एन का, और ऑयल की सीलिंग के लिए भी इसका यूज करा जाता है। अब बात करते हैं नए टॉपिक के साथ, है ना। ये हो गया सिंथेटिक रबर, तुम्हारे खत्म हो गए। इसी के साथ अपन एक नया छोटा सा टॉपिक है उसको यही इसी वीडियो में खत्म कर लेते हैं, ताकि नई वीडियो बनानी पड़े इस टॉपिक, छोटे से टॉपिक के लिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। देखो मोनोमर यूनिट जुड़ेगी आपस में, बहुत सारी मोनोमर, मान के चलो ये मोनोमर यूनिट है, ये मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट है। तो मोनोमर यूनिट जुड़ेगी आपस में, तो क्या बनेगा बच्चों, पॉलीमर बनेगा, है ना। इस पॉलीमर का मास, ये मोनोमर यूनिट में पता नहीं कितनी चेन है सॉरी, एक पॉलीमर की अंदर चेन बनी, मान के चलो इसके अंदर बहुत सारे मोनोमर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो अपन को ये पॉलीमर चेन और भी बड़ी हो सकती है ना, अपन को पता नहीं है कितनी बड़ी चेन है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, जब भी मोलिकुलर मास निकालना होता है ना, तो इस चेन का सभी चेन को क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपन फिक्स मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। तो मोलिकुलर मास अगर तुम्हें निकालना है पॉलीमर का, तो क्या करो, हर एक चेन 3-4 चेन पकड़ दो, है ना, उन चेन का वजन कर लो, कितना वजन है उनके अंदर, और उन चेन का एवरेज निकाल लो, ठीक है ना। तो जैसे मान के चलो इस चेन के अंदर 10 ग्राम वजन है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, इस चेन के अंदर 20 ग्राम एग्जाम्पल है, इस चेन के अंदर 30 है, तो इनमें 10 20 और 30 इनका एवरेज ले लो डिवाइड बाई 3 करके। तो यही पॉलीमर का अपन क्या मान लेंगे, मोलिकुलर वेट मान लेंगे, क्योंकि देखो चेन का तो पता नहीं है कितनी होगी, तो एवरेज मोलिकुलर वेट निकालना पड़ता है ऐसा करके, ठीक है ना। तो होता क्या है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तुमको, वैसे वैसे इसके अंदर कुछ पॉइंट है। पुराने वाली एनसीईआरटी में मोलिकुलर मास को थोड़ा डिटेल में दे रखा था, पर नई वाली एनसीईआरटी के अंदर बहुत चीजें हटा रखी है। तो अभी जो जितनी नई वाली है वही पढ़ लेते हैं, पुरानी वाली में भी क्या धरा है बताओ। तो अब हम देखते हैं पॉलीमर। देखो पॉलीमर होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो क्लोजली रिलेटेड रहती है किससे, उसके मोलिकुलर मास से। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मोलिकुलर मास बदलेगा पॉलीमर का, तो उसकी प्रॉपर्टी बदल सकती है। तो जो पॉलीमर की जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजली रिलेटेड रहती है किसके, मोलिकुलर मास के, साइज के और स्ट्रक्चर के, ठीक है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो देखो पॉलीमराइजेशन कब तक होगा, जब तक मोनोमर यूनिट अवेलेबल रहेगी। तो पॉलीमराइजेशन मान के चलो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, पर पॉलीमराइजेशन रुकेगा कब, जब मोनोमर यूनिट की अवधि खत्म हो जाएगी। द ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन चेन ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ मोनोमर, मोनोमर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास मोनोमर कितने हैं। अगर मोनोमर ज्यादा है तो लंबी चेन बनेगी, अगर मोनोमर कम है तो छोटी चेन बनेगी, है ना। मोनोमर ज्यादा है तो लंबी चेन बनेगी, तो मोलिकुलर वेट भी बढ़ेगा, है ना। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ द मोनोमर्स इन द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है ना। इसलिए अपन कह सकते हैं थस द पॉलीमर सैंपल कंटेन चेन ऑफ वेराइटी लेंथ। अपन कह सकते हैं कि, इसलिए अपन कह सकते हैं कि कोई भी पॉलीमर हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारी चेन हो सकती है, कोई चेन लंबी हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है, कोई लंबी हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो बहुत सारी वेराइटी रह सकती है, वेरिंग चेन रह सकती है, वेरिंग लेंथ रहेगी, मतलब वेराइटी वाली लेंथ रहेगी, अलग अलग लेंथ रहेगी, है ना। तो हेंस द मोलिकुलर मास, इट्स मोलिकुलर मास इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज ए एवरेज मोलिकुलर मास। कैसे एक्सप्रेस करेंगे बच्चों, एवरेज मोलिकुलर मास से एक्सप्रेस करेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो मोलिकुलर मास होगा ना, वो वास्तव में रिप्रेजेंट करा जाएगा पॉलीमर का एवरेज से। कैसे निकालना है, जैसे 3 चेन है, 3 चेन का एवरेज निकाल लो, हो गया, वैसे निकालना है।
ठीक है ना। और भी कई तरीके हैं, जैसे कि बात करें द मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर कैन बी डिटरमाइंड बाय द केमिकल एंड फिजिकल मेथड। कौन कौन से मेथड होंगे? केमिकल एंड फिजिकल मेथड, ठीक है ना। अभी के लिए बस इतना सा बाकी रहा है, अभी दो पोर्शन, एक टेबल रही है और एक तुम्हें मैंने समझाना है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि जितने भी पॉलीमर नेचर में बनते हैं ना बच्चों, वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। पर अपन अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना पॉलीमर, जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसकी वजह से नेचर में क्या होता है बच्चों, नुकसान होगा। और नुकसान होगा तो तुम्हें पता है साइंटिस्ट करेंगे क्या, उसमें कुछ न कुछ सुधार करेंगे। तो नेचर में ऐसे पॉलीमर बनाना बहुत जरूरी है जो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं आसानी से। तो अभी उनकी बातें करेंगे। अभी मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर हो गया और यहाँ पर अपन ने सिंथेटिक रबर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।